ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, जिसका टाइटल है व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। पिछले चैप्टर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज के बारे में पढ़ा और उन पॉलिसीज का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा इसके बारे में जाना। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर्स, इन सब के जीवन पर अलग अलग तरीके से उन नीतियों का प्रभाव पड़ा। हम यह भी देख चुके हैं कि कोई भी पॉलिसीज या एक्शन लोगों के इंटरेस्ट या फिर उनके सेंटिमेंट के खिलाफ होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। 1857 का विद्रोह एक ऐसा ही विद्रोह था जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग अंग्रेज के नीतियों से परेशान थे, नाखुश थे। उनके पॉलिसीज के कारण जो समाज में असंतोष फैला था उसी ने 1857 के विद्रोह का रूप ले लिया। यहाँ पर उसी विद्रोह का एक झलक दिखाया गया है जिसमें सिपॉइज और पीजेंट्स रिवोल्ट के लिए फोर्सेस जुटा रहे हैं। ये रिवोल्ट 1857 में पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया था। पहले इस विद्रोह के कारणों के बारे में जानते हैं, क्या क्या कॉजेज थे। मिड 18th सेंचुरी से ही नवाबों और राजाओं के जो पावर थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, ब्रिटिश उनसे छीनने लगी थी। उनका ऑथोरिटी और ऑनर मतलब सत्ता और सम्मान दोनों धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। बहुत सारे रूलर्स के कोर्ट में कंपनी ने अपने रेसिडेंट को तैनात कर रखा था। रूलर्स की आज़ादी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उनके आर्म फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। उनका जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था और उनकी जो टेरिटरीज थी वो धीरे धीरे छीने जा रहे थे। बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उनके एडॉप्टेड सन को राजा मान ले। नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी कंपनी से रिक्वेस्ट की थी कि उनके फादर को जो पेंशन मिलती थी उनके मरने के बाद नाना साहेब को मिले। लेकिन कंपनी अपने सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर्स के अहंकार में इन सब निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध का जो टेरिटरी था वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली लास्ट टेरिटरीज में से एक थी। 1801 में इस पर सब्सिडरी एलियंस थोप दिया गया। उसके बाद 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस टाइम के गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये घोषणा किया कि अवध की जो टेरिटरी थी वहाँ पर लोग वहाँ के राजा के शासन से खुश नहीं थे और इसलिए वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सही रूप से प्रशासन चले, इसके लिए ब्रिटिश रूल जरूरी था। यहाँ तक कि कंपनी ने मुगल डायनेस्टी को कैसे ख़त्म किया जाए उसकी भी प्लान बना रखी थी। कंपनी के द्वारा जो कॉइन मिंट किया जाता था, सिक्का ढाला जाता था, उस पर से मुगल किंग का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद राजा की फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा, वो बस प्रिंस कहलाएंगे, राजकुमार कहलाएंगे। गाँव में पीजेंट्स और जमींदार हाई टैक्सेस और रिवेन्यू कलेक्शन के जो रिजिड मेथड्स थे, जो सख्त तौर तरीके थे, उनसे वो परेशान थे। बहुत सारे लोग जो मनी लेंडर से लोन लेते थे वो उसे चुकाने में असमर्थ थे और इसके कारण जो उनके पुरखों की ज़मीन थी जिस पे वे खेती करते आ रहे थे वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी में जो इंडियन सिपाही तैनात थे उनकी भी असंतोष की वजह थी। वे अपने वेतन, अलाउंसेस और
सर्विस का जो कंडीशंस था, मतलब जो सर्विस करने की जो शर्तें थी, उससे वो परेशान थे। कई नए रूल्स उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, मतलब धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों को ठेस पहुंचाते थे। उस टाइम पर लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था इससे उनका रिलीजन और कास्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी के तरफ से लड़ने के लिए सी रूट के थ्रू बर्मा जाने को कहा गया, तो उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया। हालांकि वो लैंड रूट से जाने के लिए तैयार थे और इसके लिए उन्हें बहुत कठोर सज़ा दी गई। और यह इशू अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 1856 में कंपनी ने एक नया लॉ पास किया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के आर्मी में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। गाँव में जो कुछ भी हो रहा था उस पर भी सिपाहियों ने रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे सिपाही जो थे वो खुद किसान थे और उनकी फैमिली गाँव में रह रही थी। इसलिए पीजेंट्स का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे सिपाहियों के बीच फैल गया। अब है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। कंपनी ने जो भी रिफॉर्म्स लाए, सुधार लाए, उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसके बारे में। ब्रिटिश का मानना था कि इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म जरूरी है, भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विडोज के रीमैरिज यानी कि विधवाओं के रीमैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए लॉ पास किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी को अपने डोमेन में खुलकर काम करने, यहाँ तक कि लैंड और प्रॉपर्टी जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया जिसके अंडर ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उनके एंसेस्टर्स यानी कि पुरखों की जो संपत्ति है उस पर अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे इंडियंस को ये यकीन हो गया था कि ब्रिटिश उनके रिलीजन, उनके सोशल कस्टम्स और उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे इंडियंस भी थे जो उस टाइम के जो सोशल प्रैक्टिसेस थे उसमें चेंज लाना चाहते थे, जिसके बारे में, इन रिफॉर्मर्स के बारे में और इनके मूवमेंट के बारे में हम चैप्टर 6 में जानेंगे। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जिसमें सिपाहीज न्यूज और रूमर्स यानी कि अफवाहें फैला रहे हैं। अब है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। उस जमाने में लोग ब्रिटिश रूल के बारे में क्या सोच रहे थे, इसको जानने के लिए सोर्स 1 और सोर्स 2 को देखते हैं। सोर्स 1 में है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। यहाँ पर महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया माझा प्रवास का एक अंश दिया गया है। वे और उनके अंकल मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले जिन्होंने उन्हें आगे ना जाने की सलाह दी। उनका कहना था कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है और बड़े बड़े राजाओं और कलकत्ता के राजकुमारों को इकट्ठा करके उसे अनाउंस किया है, और राजाओं ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजा गुस्से में अपने राजधानी को लौट गए हैं और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए एक तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ कैंटनमेंट से एक सीक्रेट प्लान तैयार करके अलग अलग कैंटनमेंट्स में भेजा गया था। अगला सोर्स है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। उन दिनों की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के मेमोइर्स में मिलती है, संस्मरणों में मिलती है।
सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में एक सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 सालों तक अंग्रेजों के लिए नौकरी की थी और 1860 में रिटायर हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश को विद्रोह दबाने में मदद की थी, लेकिन उनका खुद का ही बेटा जो था वो विद्रोहियों के साथ मिला हुआ था, जिसको ब्रिटिश ने उनके सामने ही मार डाला था। रिटायरमेंट के बाद उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने सीताराम पांडे को उनके मेमोयर्स को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1861 में उन्होंने अवधी भाषा में मेमोयर्स को लिखा, जिसका नॉरगेट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और उसे फ्रॉम सिपॉइज टू सूबेदार के टाइटल के नाम से पब्लिश कराया। सीताराम पांडे ने जो कुछ भी लिखा उसी का यहाँ पर एक अंश दिया गया है। उन्होंने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के किंग द्वारा उनके एजेंट्स को पूरे इंडिया में यह जानने के लिए भेजा गया था कि वो आर्मी के टेम्पर को डिस्कवर करे, मतलब सेना के नब्ज के बारे में जान सके। उन एजेंट्स ने सिपाहियों को बताया कि फॉरेनर्स ने उनके किंग के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे झूठ मिलाकर सिपाहियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में किंग को फिर से दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और संयोग से इसी समय पर सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग गैरिसन्स में भेजा। इन लोगों ने सिपाहियों को कुछ समय तक ट्रेनिंग दी और इसी दौरान कहीं से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। सीताराम पांडे ने लिखा है कि हमारे रेजिमेंट से किसी ने दूसरों को लिखकर यह खबर भेजा और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट का माहौल बन गया था। अंग्रेजों की अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे और इंटरेस्टेड पार्टी ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उनके इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। इन दोनों सोर्सों से हमें पता चलता है कि रिवोल्ट के लिए बैकग्राउंड किस तरह से तैयार हुआ। अगला है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।